नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन झमेर। आज हर घर में, हर परिवार में एक ही बात का डर है, एक ही सवाल दिलो दिमाग में कौंध रहा है। सवाल ये कि क्या कोरोना की तीसरी लहर हमारे बच्चों के लिए घातक होगी। वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स पहले ही इस बारे में चिंता दरअसल जाहिर कर चुके हैं और अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी केंद्र और राज्यों से बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जवाब तलब किया है। साफ है कि खतरे का अंदेशा सभी को है। यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों ने इसे लेकर पहले से तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के हर जिले में बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स तैयार करने के निर्देश काफी पहले दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके दूसरी लहर में कोरोना के नरसंहार को देखते हुए ये सवाल वाजिब है कि क्या ये इंतजाम काफी होंगे, क्या काफी हैं, क्या दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी जानलेवा होगी। तो उसे रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं या तीसरी वेव से पहले तैयार हो जाएंगे। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। तीसरी लहर में बच्चों पर मंडराते खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। पूछा है कि राज्य में बच्चों के लिए क्या और कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राहुल डबास। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्र की सरकार आईसीएमआर के साथ साथ सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों की सरकारों को पत्र लिखा है, जिसमें पूछा है कि जिस तरीके से दूसरी लहर में ही बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, ऐसे में तीसरी लहर के लिए तैयारियां कैसी है, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि जो वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स हैं वो बड़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन न्यूबॉर्न या छोटे बच्चों के लिए नहीं। इसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ का मास्क, नेबुलाइजर और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो छोटे बच्चों के लिए अलग तरीके से प्रयोग में लिए जाते हैं। साथ में बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी खासतौर पे जिला स्तर पे देखने को मिल रही है। ऐसे में राज्य सरकारों को 7 दिनों का वक्त दिया गया है। तब तक केंद्र और राज्य सरकारों को ये बताना होगा कि उनकी मौजूदा स्थिति कैसी है और अगर तीसरी लहर में बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित हुए तो भारत की भविष्य की पीढ़ी को बचाने की तैयारी और रोड मैप आखिर है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी तीसरी लहर में बच्चों पर मंडराते खतरे को देखते हुए कदम उठाया है। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने बताया है कि बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। फर्स्ट और सेकंड वेव में परसेंटेज बच्चों को जास्ती दिख रहा है, डेथ रेट काफ़ी कम है, कोई उसमें जास्ती तकलीफ नहीं है, लेकिन पेशेंट ज़रूर दिख रहे हैं। तो थर्ड वेव में हम लोग को अनगार्डेड नहीं रहना चाहिए, इसके लिए ये आज से ही ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। मैं इसके बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज ही एक गवर्नमेंट के लिए डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, वो हम लोग गवर्नमेंट को डेफिनेटली भेज देंगे। और वो बच्चों के लिए ही तैयार किया गया डॉक्यूमेंट है कि जैसे बच्चों को अगर कोविड होता है तो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो बच्चों पर भी वायरस की काली नज़र है। इस वेव में भी बच्चे संक्रमित हुए लेकिन उनकी हालत ठीक रही, लेकिन तीसरी वेव में आशंका है कि ज़्यादातर बच्चे ही तीसरी वेव में संक्रमण की चपेट में आएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तुलिका चंद्रा, हेड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन केजीएमयू के हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर के पांडे हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। संवाददाता निखिल शर्मा भी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर के पांडे साहब, हम हर रोज़ चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बच्चे खतरे की जद में होंगे। थर्ड वेव में तैयारियां उत्तर प्रदेश में भी शुरू की गई है, कुछ राज्यों ने अभी से शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या ये तैयारियां माकूल होंगी जो अभी व्यवस्था उत्तर प्रदेश और बाकी देश के दूसरे राज्यों में की जा रही है, क्या वो आपके हिसाब से थर्ड वेव के मुताबिक माकूल है? जी नहीं, कोई भी सरकार
महामारी के लिए मेडिकल जो अरेंजमेंट्स हैं, मेडिकल सिस्टम्स हैं, वो एडिक्वेटली सप्लाई नहीं कर सकती और संतुष्ट जनता को नहीं कर सकती, न को उसकी 100% केयर कर सकती है। इसमें जनता का सहयोग बहुत जरूरी है, बच्चों के मामले में पेरेंट्स का। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। बच्चों की पॉपुलेशन है 41% इंडिया में, 19 साल से छोटे बच्चों की। मतलब करीब करीब 50 करोड़ के आसपास हमारे बच्चे होंगे जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। जो लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं। तो वायरस जो है ज्यादा अटैक इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चों पे करेगा। जैसे पहली लहर में आप देखें तो बुजुर्गों पे हुआ था, 60 साल से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा मरे थे, बीमार भी हुए थे। दूसरे में क्योंकि उनको वैक्सीनेट कर दिया गया, 2 महीने का टाइम मिल गया था, तो उससे नीचे वाली उम्र के लोगों पे ज्यादा असर आ गया, यंग पे भी आ गया। 25 से 40-45 साल तक के लोग भी काफी बीमार पड़े थे। लेकिन इन बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही है कि नवंबर से पहले पहले थर्ड वेव आ जाएगी। तब तक हम वैक्सीन का नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीन का अभी 2-4 दिन में ट्रायल शुरू होना है, 3 से 6 महीने उसमें लगेगा। और आ भी गया तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अब कहां से वैक्सीनेट कर देंगे? तो बच्चों पे रिस्क तो जरूर है। और देखिए, सरकार का जो कदम है प्रशंसनीय है, लेकिन नंबर इतने ज्यादा हमारे, इतने, जैसे एक दिन में देखिए 4-4 लोग बीमार, 4-4 लाख लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल। और उनको सेवाएं चाहिए 15 दिन से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। आईसीयू में लोग रहते हैं 28-28 दिन, 35-35 दिन। कहां से अब लेंगे इतने? यही हाल बच्चों के साथ होगा। इसमें खाली जो मैं बार बार कहता हूं, आपके चैनल पे भी बोला मैंने, कि इसमें जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की बनती है। क्योंकि देखिए, बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं उनको जाने की। अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, घर के लोग सावधानी बरतें, खासतौर से वो इंसान घर का जो बाहर जाता है किसी काम से, किसी नौकरी से, व्यवसाय से, जैसे भी जा रहा है, लौट के आता है, अगर उसमें थोड़े भी सिम्टम्स हो, आइसोलेट कर लें, बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट के लिए मैं एक और कदम बताना चाहूंगा जो कर सकते हैं। एक तो वैक्सीन को फास्ट ट्रैक करें, और नंबर 2 जीनोम सीक्वेंसिंग को इनको करना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ उतना नहीं पता लगता, क्योंकि उस परसेंटेज में अभी तक नहीं हो पाया है जो बाकी कंट्रीज में होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज में होता है या अमेरिका में होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होगा कि नया वायरस जब आएगा, स्ट्रेन आएगा, तो उसका जितना जल्दी हम पता कर लेंगे भाई इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अलीगढ़ का। अब अलीगढ़ में 18 के करीब मुझे लग रहा है प्रोफेसर वगैरह वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। अब उनकी रिपोर्ट बहुत जल्दी से होनी चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। उनकी ट्रेसिंग होनी चाहिए, पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कैसे हुआ, तो हम और लोगों को मरने से बचा सकते हैं। इसी तरह बच्चों में। डॉक्टर पांडे, एक सवाल ये है, जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे यहाँ भी स्लो है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। बिल्कुल, स्ट्रेन को लेकर के मैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा से सवाल लूंगा, लेकिन डॉक्टर पांडे हमें एक चीज और बता दीजिए। इस वेव में हमने देखा कि जो लोग घर से एकदम बाहर नहीं निकलते हैं वो भी संक्रमण की चपेट में आए। थर्ड फेज में क्या गारंटी है कि पेरेंट्स अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो बच्चे संक्रमित नहीं होंगे? क्या अब ये श्योरिटी दी जा सकती है कि अगर पेरेंट्स बाहर नहीं निकले, हालांकि उन्हें निकलना ही पड़ेगा काम से, अगर मामले कम हो जाएंगे, तो ऐसा कोई खतरा नहीं रहेगा क्या कि अगर पेरेंट्स बाहर नहीं निकले तो बच्चे संक्रमण से बचे रहेंगे? देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट्स बिल्कुल बाहर न निकले, किसी न किसी को तो किसी न किसी काम से निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर पेरेंट्स को, मैं वही बार बार कहता हूं कि देखिए अभी जो स्ट्रेन आया है, और जीनोम सीक्वेंसिंग का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लग जाता है कि कौन सा वायरस का स्ट्रेन नया आया है और उसमें क्या प्रिकॉशन हमें लेने की जरूरत है। अभी क्या है कि ये वायरस, देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूं और मैं इस कमरे से चला जाऊं तो 3 घंटे तक जो मैं बोल रहा हूं मेरे मुंह से वायरस निकल रहा है, ये इस हवा में रहेंगे। अब कोई दूसरा आदमी इस कमरे में आता है या 4 लोग बैठे हैं, वो सोचते हैं, अगर वो ये सोचें कि डॉक्टर पांडे तो चले गए, अब मैं मास्क उतार सकता हूं, उस घर के लोग, मान लीजिए मैं किसी और के घर में बैठा हूं, तो ऐसा नहीं है। मेरे मुंह से जो वायरस निकला है, मेरे बात करने से जो वायरस निकल रहा है, वो 3 घंटे तक यहाँ की हवा में फ्लोट कर रहा है, जो अभी आपने देखा, नीति आयोग ने बताया भी। बिल्कुल। तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं।
सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आदमी बाहर जा रहा है उसको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और अपने घर में जितना वो केयर कर पाएगा उतने ही उसके बच्चे बचे रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, ये थर्ड वेव को लेकर के आशंका व्यक्त की जा रही है, तैयारियों पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या थर्ड वेव में वायरस का स्ट्रेन कुछ और बदला हुआ रहेगा? क्योंकि इस स्ट्रेन में हमने देखा कि बहुत जल्दी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत हो रही थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा था और मोर्टेलिटी भी बहुत तेजी से बढ़ते हुए हमने आंकड़े देखे। थर्ड वेव में क्या कोई नया स्ट्रेन होगा और इसी तरह की सिचुएशन होगी या इस बार के मुकाबले थोड़ी राहत रहेगी? देखिए, जो जिस हिसाब से प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वायरस का एक बेसिक वो नेचर होता है कि वो म्यूटेट करता ही करता है और इसीलिए कोविड 1 के बाद कोविड 2 में म्यूटेट किया। अब चांसेस ये बहुत स्ट्रांग हैं कि थर्ड वेव में भी वायरस म्यूटेट करेगा और उसका जो स्वरूप होगा ऐसे तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि शायद ये भी बहुत विरुलेंट होगा, विरुलेंट फॉर्म में, क्योंकि वायरस अब नीचे की तरफ नहीं, बहुत विरुलेंट फॉर्म में म्यूटेट कर रहा है। आपने देख लिया कोविड 1 से कोविड 2 में बड़ा फर्क है इसके सारे सिम्टम्स में, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज में, मोर्टेलिटीज में कि मौत जितनी हो रही है। और जब ये बच्चों में जाएगा तो बच्चों में ऐसे भी उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो उतना रेजिस्टेंस नहीं होता, इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है और जब उनको अटैक करेगा तो एक नॉर्मल वायरस भी काफी बुरा अफेक्ट दे सकता है। इसलिए बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है और जैसे पहले किया जा रहा था, इसमें केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ही जरूरी नहीं है, साथ साथ प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर सब लोग हमारे अडल्ट्स लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को भी काफी हद तक इम्यूनिटी दे पाएंगे, क्योंकि हम इन्फेक्शन को रोकने में सफल होंगे। इसीलिए वैक्सीनेशन ड्राइव को जल्दी से जल्दी पूरा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल भी मौजूद हैं। निखिल, पॉलिसी लेवल पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने आदेशित कर दिया है तमाम जिलों को, जिला अस्पताल में कम से कम 10 बेड रहेंगे, पीआईसीयू के इंतजाम करने के लिए कहा गया है, मेडिकल कॉलेजेस के स्तर पर 25 पीआईसीयू के लिए कहा गया है। क्या ये नंबर सरकार के हिसाब से इनफ हैं या इसके इतर भी कोई तैयारी चल रही है? बिल्कुल, सरकार कई स्तर से तैयारी कर रही है। जिस तरह से आकलन लगाया जा रहा है कि थर्ड फेज नवंबर के आसपास आने वाला है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और 20 जून तक पूरी रिपोर्ट सरकार के सामने स्वास्थ्य विभाग रखेगा कि किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई है। पीआईसीयू की अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर 10 बेड की और इसके साथ पीएससी तक 10 बेड की पीआईसीयू बनाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड के पीआईसीयू बनाने की जो है वो निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और सभी जगह एक बाकायदे कमेटी बना दी गई है जो कमेटी ये तय करेगी कि आखिर यहाँ किन किन लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत है। लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहद जरूरी है क्योंकि जब बहुत तेजी से बच्चे संक्रमित होंगे तो उनके इलाज के लिए किस किस तरह के संसाधन चाहिए, ये हमें आज से सोचना होगा और सरकार इस बात को समझ रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है सेकेंड वेव में बहुत सारी दवाइयां कम हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो गए, तो ये समस्या आने वाले समय में न खड़ी हो, इसकी प्लानिंग और इसका ग्राफ अभी से तैयार करना होगा। तो सरकार ने बाकायदे जो कमेटी बनाई है 20 जून को सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट रखेगी और उसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा, उसे कैसे बढ़ाना। जहां तक जिला स्तर के अस्पतालों की तैयारी है, तैयारियों में 10 बेड पहले से ही सभी जिलों में रख दिए गए हैं जिला अस्पतालों में। और चूंकि जो 5 केजी के नीचे का जो बच्चा होता है उसे एनआईसीयू में रखा जाता है, यानी जो बच्चा पैदा होता है उससे कुछ समय तक उसे एनआईसीयू की जरूरत होती है। उसके बाद यानी जब 5 केजी से ऊपर हो जाता है तो उसे पीआईसीयू की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो वेंटिलेटर एडल्ट को लगते हैं उसी वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। और जरूरी यह है कि उसके साथ जो मास्क या दूसरी लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरतें हैं उनको कितना तैयार रखा जाए। तो जब बच्चे के मास्क की बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत तेजी से संख्या में लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो उस समय कितना तैयार होगा, वो दवाइयां पैरासिटामॉल कितना उपलब्ध होगा, क्योंकि बच्चों की दवाइयों का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता जितना सीनियर के लिए होता है, एडल्ट के लिए होता है। तो ये सब तैयारियां पहले से करनी पड़ेगी और सरकार ने इसके लिए पूरी रूपरेखा तय कर रखी। कुंदन, बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, हमें ये समझाइए कि हमें तो अपने बच्चों को बचाना इन्फेक्शन से, लेकिन भारत जैसे देश में सभी के पास 2 या 3 कमरे नहीं है, बहुत सारी फैमिली एक कमरे में रहती है या मैक्सिमम 2 कमरे में रहती है। बच्चों के कांटेक्ट में आप आते ही आते हैं और आप
365 दिन आप बच्चों से अलग नहीं रह सकते हैं। नवंबर तक कहा जा रहा है कि ये थर्ड वेव भी आ जाएगी। मेरा सवाल ये है कि बच्चों को ऐसी स्थिति में, हमारे पास 1 या 2 ही कमरे हैं, हम अपने आप से कैसे अलग रखें, पहला चीज़ ये। दूसरा सवाल ये है सर कि अक्टूबर नवंबर तक उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 40 या 50% लोग जो 18+ वाले हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो क्या इससे मदद मिलेगी थर्ड वेव को रोकने में? आपके पहले के सवाल का जवाब दे दूं कि देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा ऐसा नहीं है कि उस आदमी को अलग हल्के रहना है। सिम्टम्स भी आए, जैसे बुखार, खांसी और जो टिपिकल सिम्टम्स वो ना हो, थकावट हो रही है, बॉडी एक हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कुछ भी उसको अनयूजुअल लग रहा है, असाधारण लग रहा है, तो अगर उनके फादर हैं, मदर हैं, जो भी वर्किंग है, जो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा अलग कमरे में रह ले, बाकी परिवार को अलग रहने दो, वो अपने आप को बंद कर लें। वो तो कर सकता है ना आदमी, बाकी परिवार घर में घूमता रहे, घर में करता रहे। दूसरे सवाल का जो जब आप पूछ रहे हैं, देखिए अभी तक इसका हर्ड इम्यूनिटी इसको बोला जाता है। हर्ड इम्यूनिटी उम्मीद की जा रही है 60 to 70% में कोरोना वैक्सीन की, कोरोना जो कोविड-19 है इसकी आ जाएगी। अमेरिका का भी लक्ष्य अभी यही है कि 4 जुलाई तक वो 70% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें, क्योंकि उसके बाद जो बाकी 30% रहते हैं उनको काफी प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है हमारे यहाँ। तो ये हमारे यहाँ इतना ज्यादा लोगों को आप वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, खासतौर से क्योंकि बच्चे हमारे 41% है। ठीक है। तो इतना जल्दी से अभी तो वैक्सीन ही उनकी नहीं आई है। और अगर हम फाइजर की वैक्सीन लाते हैं तो उसके टर्म्स कंडीशंस ऐसे हैं और उसके लिए टेम्परेचर ऐसा चाहिए जो हम गाँव में बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये उम्मीद करना कि इतनी ज्यादा लोगों को लग जाएगी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए रोज हम लोग 30-40 लाख वैक्सीन लगा रहे हैं। आप इसको डबल भी कर लीजिए तो 1 महीने में 20 करोड़ लोगों को आप 10 से 20 करोड़ लोगों को लगाएंगे, और हमें लगानी है डोजेज लगाएंगे 10 से 20 करोड़, हमें डोजेज लगानी है 180 करोड़ 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। अभी हमने लगाई 18-19 करोड़। तो सोचिए कितना इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन सरकार लगी हुई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पेरेंट्स का रोल है कि पेरेंट्स बच्चों को स्वस्थ रखें, बच्चों का ध्यान दें, उनके न्यूट्रिशन पे, उनकी आदतों पे, उनका जो लेवल है उसका। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा पेरेंट्स के लिए कि देखिए पिछले जो एपिसोड में क्या हुआ, पिछले दोनों जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में जो लोग आईसीयू में गए हैं उनमें मैंने देखा है कि विटामिन डी की मात्रा काफी कम थी। तो बच्चों में भी अक्सर कम होती है। हम लोग टेस्ट जब भी कराते हैं बच्चों में कम होती है, और बच्चों की वजह दूसरी ये भी होती है कि बच्चों की फास्ट ग्रोथ होती है। ठीक है। जैसे बच्चा एक देखिए पैदा होता है 2.5-3 kg का, और 16-17 साल 18 साल तक 60-70 kg का हो जाता है। तो विटामिन D3 की मात्रा अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनकी जरूर सही कर दें, न्यूट्रिशियस खाना दें, और बेसिक जो बताया जा रहा है वही करें। बिल्कुल। निखिल हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। निखिल, केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी 4 हफ्ते में जवाब देना है। जो तैयारी उत्तर प्रदेश में सरकार कर रही है, क्या इसी तैयारी के आधार पर रिपोर्ट दी जाएगी, या फिर भविष्य की योजनाएं जो योगी सरकार ने तैयार की है थर्ड वेव के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, वो सब कुछ ऐड करके जानकारी देगी? बिल्कुल, इसमें कई पहलू सरकार रखेगी। सबसे पहला ये होगा कि हमने कितनी तैयारियां अभी तक कर ली है, और जो कमेटियां बनाई गई थी सरकार की तरफ से जिनको ये तय करना था कि जब तीसरा फेज आएगा तो उसमें हम बच्चों के संक्रमण से निपटने के लिए तैयारी कितनी करनी है हमें, तो ये प्लानिंग भी होगी, और जो हमारे पास मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसकी भी जानकारी दी जाएगी। चूंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सेकंड फेज का संक्रमण तेजी से बढ़ा था, उसके बाद जब से सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू किए, स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाने शुरू किए, तो तेजी से संक्रमण की रफ्तार गिरी। तो निश्चित तौर पर अब सरकार को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर थर्ड फेज से निपटना है तो एक कंक्रीट प्लानिंग की जरूरत होगी, और यही कंक्रीट प्लानिंग का आधार रखा जाएगा और इसी की जानकारी दी जाएगी। और हमें थर्ड फेज से बचना है, थर्ड वेव से बचना है, तो आज से ही इसकी तैयारी करना होगा। ये बात सरकार बखूबी जानती है, क्योंकि जिस तरह के दृश्य पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले थे, उसके बाद इस बात के संकेत आ गए थे कि अगर तीसरी वेव नहीं संभली सरकार से और आम लोगों से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को संक्रमित होना है। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, सरकार ने अगली प्लानिंग भी कर रखी है, और निश्चित तौर पर जैसे मैंने बताया कि 20 जून बहुत महत्वपूर्ण दिन है सरकार के लिए। 20 जून को यह तय हो जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो थर्ड वेव है उसके लिए कौन कौन सी तैयारी करनी है, कौन कौन सी हो गई। जी डॉक्टर तुलिका चंद्र, हमें बताइए कि वैक्सीनेट होने के बाद एक व्यक्ति क्या
कोरोना का कैरियर बन सकता है क्या अपने बच्चों के लिए? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं मैम कि अभी तक हमने 3 महीने के करीब में करीब 18-19 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीने में ये संख्या 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों के कॉन्टैक्ट में जो एडल्ट आते हैं, माता पिता आते हैं, वो अगर वैक्सीनेट हैं तो बच्चों पर कितना खतरा होता है अपने बड़े रिश्तेदारों की वजह से, अगर वो वैक्सीनेटेड है तो? देखिए, वैक्सीनेटेड होने का मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो गए, आपको अब कोरोना फिर से नहीं होगा। वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों को कोरोना या कोविड हो गया है। बिल्कुल। तो ये वैक्सीनेशन कोई प्रूफ आपके लिए प्रोटेक्शन नहीं है कि आपको कोविड फिर से नहीं होगा। और अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद अभी भी इस वेव में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है, तो फिर आप जब इन्फेक्टिव हो सकते हैं तो करियर के आपको खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और वही इन्फेक्शन आप बच्चे को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मास्क लगाना है, सारे सोशल डिस्टेंस फॉलो करने हैं और कहीं ये नहीं कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको डिजीज नहीं होगी। हाँ, ये जरूर अंदेशा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे उनके डिजीज की गंभीरता कम होगी, लेकिन आपके अंदर कम होगी क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन आपके बच्चे जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, अगर वो तो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनमें डिजीज की गंभीरता कम होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा और वो काफी सीरियस हो सकते हैं। इसलिए सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए वैक्सीनेटेड होने के बाद। जी डॉक्टर चंद्रा, हमें बताइए, हमें तो एडल्ट के लिए हमारे पास 2 वैक्सीन जो देश में बनाई गई है वो है, विदेशी वैक्सीन को भी अप्रूवल दिया जा रहा है। मेरा सवाल है कि अब बच्चों पर भी ट्रायल शुरू किया गया है, ग्लोबली भी शुरू किया गया है, भारत में भी कहा जा रहा है बच्चों के लिए भी वैक्सीन के लिए ट्रायल किया जाएगा। तो क्या ये उम्मीद करें कि जिस रफ्तार में, जिस बहुत तेजी के साथ हमने एडल्ट के लिए वैक्सीन डेवलप कर ली है, बच्चों के लिए भी 3rd वेव से पहले की गुंजाइश आपको कितने % दिखाई देती है कि हमारे पास एक वैक्सीन होगी कम से कम बच्चों को बचाने के लिए? देखिए, 50% की गुंजाइश दिखाई देती है क्योंकि वैक्सीन का एक बेसिक प्रोसीजर तो हम लोग ने टेस्ट कर लिया है। अब जब बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसकी थोड़ी सी डोजेज कम होगी और प्लस उसकी क्लिनिकल ट्रायल होगी। वो थोड़े बच्चों पे ट्रायल करेंगे जो वॉलंटरी होंगे, जिससे उस पर इफेक्ट देखेंगे और उसको भी इमरजेंसी अप्रूवल मिलना है जैसे हम सबको अडल्ट के लिए मिलना है। और जब एक बेसिक फ्रेमवर्क हो चुका है तो चांसेस है कि जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि अभी हमारी थर्ड वेव कब आ रही है और वैक्सीन उससे पहले आके सबको लग पाएगी, इसलिए हमें पूरा प्रिकॉशंस रखना है। डॉक्टर तुलिका, एक सवाल ये है कि किस हद तक लोग इन्फेक्टेड होंगे, बच्चे ही होंगे या अडल्ट भी होंगे, जो म्यूटेशन होगा उसका इम्पैक्ट जो वैक्सीनेटेड हैं उन पर क्या होगा, किस हद तक पर होगा, ये तमाम स्पेकुलेशन ये है। मेरा सवाल ये है कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है 2nd फेज़ के बाद, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, बेड की बात हो, आईसीयू सपोर्टेड बेड की बात हो या वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन की बात हो, पिछली दफ़ा तो 1st वेव के बाद वेंटिलेटर भेज दिए गए, इंस्टॉल नहीं हुए, कई स्टेट में ऐसा हुआ है। मेरा सवाल है कि इस बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है क्या वो 3rd फेज में काम आएगा और इनफ है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है वो 3rd फेज में जरूर काम आएगा क्योंकि केवल बच्चे नहीं, अडल्ट्स भी इन्फेक्ट होंगे। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए जैसे पीडियाट्रिक्स आईसीयूज बनाए जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए थोड़ा स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती हैं। स्पेसिफिक कैमरा चाहिए होता है, छोटे वाले वेंटिलेटर्स चाहिए होते हैं जो बड़ों वाले नहीं यूज होते हैं। तो वो उनकी संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हम ये 3rd फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आशा करते हैं अगर हम लोग सब बहुत सजग हो जाए, अपने बच्चों को बचा ले जाए, वैक्सीन सही समय पे आए तो ये 3rd फेज आए ना। लेकिन तब भी हम लोग को तैयारी पूरी करनी है क्योंकि बच्चे बहुत प्रेशियस होते हैं और उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। डॉक्टर तुलिका, हमें ये भी बताइए कि अब हमने 1st फेज़ के बाद हमें लग रहा था कि हम उबर जाएंगे, फिर 2nd वेव की चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, सरकार ने भी इसलिए इस वजह से ढिलाई कर दी। अब 2nd फेज़ से हम जूझ रहे हैं, 3rd वेव की चर्चा हो रही है। कितने ऐसे वेव आ सकती है? देखिए, अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कह रहे हैं कि शायद ये इस साल क्योंकि वैक्सीनेशन भी साथ साथ में चल रहा है तो अगले साल तक शायद ये वायरस कमजोर हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो शायद कोई हर्ड इम्यूनिटी की तरह ये हो जाए और फिर ये कोरोना वायरस, जैसे कहते हैं कोरोना के साथ रहना है, तो ये इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड की तरह ही रह जाए 4-5 वर्षों में। लेकिन तब तक शायद बीच बीच में मोर्टालिटी कम होती रहे, लेकिन होएगी जरूर। इससे सतर्कता तो बरतती रहनी चाहिए। बिल्कुल सतर्कता बरतनी होगी। 3rd वेव से पहले ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे बच्चों का सवाल है। बच्चों को
बचाना है तो हमें अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं हम अपने बच्चों के लिए कोरोना कैरियर ना बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुलिका चंद्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर पांडे के बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। तो थर्ड वेव से पहले तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, यही केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग भी चाहता है, यही हम और आप भी चाहते हैं और सरकार इस कोशिश में लगी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।